राज्य नीति के निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रश्न, राज्य नीति के निर्देशक तत्व की व्याख्या करें। उत्तर, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्थाएं हैं। इन सिद्धांतों में हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञा और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। संविधान निर्देशक सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त करता है और निर्देशक सिद्धांत एवं उनका क्रियान्वयन संविधान को सामाजिक शक्ति से अभिसंचित करता है। निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। इस प्रकार की सामाजिक क्रांति के माध्यम से संविधान सामान्य व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और हमारे समाज की संरचना में परिवर्तन करना चाहता है। संविधान के भाग चतुर्थ का, जिसमें राज्य नीति के निदेशक तत्वों का विवेचन किया गया है, उद्देश्य उस सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मूर्त रूप प्रदान करना है जिसे स्वाधीनता के पश्चात पूरा करना बाकी रह गया था। भारतीय संविधान में इन्हें अपनाने की प्रेरणा आयरलैंड से प्राप्त हुई। नीति निर्देशक सिद्धांत। निर्देशक तत्वों का अर्थ और उद्देश्य। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व हैं। दूसरे शब्दों में, निदेशक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का पूरा और उचित रूप से पालन हो। ये सिद्धांत आदर्शों की घोषणाएं हैं। सिद्धांत पथ प्रदर्शन तथा ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के घोषणा पत्र है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को प्रकट किया गया है उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्थान दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सन 1935 के अधिनियम में जारी किए गए अनुदेश पत्रों के समान ही है। बस अंतर केवल यही है कि अधिनियम में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को निर्देशन दिए गए थे जबकि इस संविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निर्देश दिए गए हैं। सर आइवर जेनिस के अनुसार, भारतीय संविधान का यह भाग फेवियन समाजवाद की ही स्थापना करता है, जबकि समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं मिला है। प्रोफेसर पायली के अनुसार, निदेशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत है। जी.एन. जोशी के शब्दों में, इन निर्देशक तत्वों को विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन तत्वों को लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत करते हैं जिसका अनुसरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। न्यायाधीश केनिया के अनुसार, निदेशक तत्वों में राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो संविधान सभा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई थी। संक्षेप में ये सिद्धांत शासन की नीतियों को निर्दिष्ट करने के लिए विधान में निहित किए गए हैं। डॉक्टर पायली ने इसे आधुनिक संवैधानिक प्रशासन की एक नवीन विशेषता बतलाया है, जिसकी प्रेरणा हमें आयरिश संविधान से ही मिली है। ये सिद्धांत प्रजातंत्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। जब भारत सरकार इन्हें कार्यरूप में परिणत कर सकेगी तो भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहला सकेगा। निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अध्याय में कुल 19 उद्देश्यों का उल्लेख है, जिनके अंतर्गत राज्य को अनेक कल्याणकारी उपाय करने हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, जीवन स्तर में सुधार करना, जन स्वास्थ्य में सुधार करना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक प्रणाली के कार्यान्वयन से संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न होने पाए। निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य राज्य के कुछ कर्तव्य निर्धारित कर आम जनता को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान कराना है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो आलोचना की गई है उसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि वे बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन हैं। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का बहुत अधिक महत्व है। डॉक्टर पायली के अनुसार, इन निर्देशक सिद्धांतों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। इन सिद्धांतों के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। 1. सरकार के लिए निर्देश। डायरेक्टिव्स फॉर गवर्नमेंट। ये सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं।
संविधान की धारा 37 में इन सिद्धांतों को शासन का सर्वोच्च आदेश घोषित किया गया है। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि नीति निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को पालन करे तथा यथासंभव इनको लागू करे। 2. नैतिक दावों के रूप में एज मॉरल आइडियाज। यह ठीक है कि राजनीति तथा नैतिकता दो अलग अलग विषय है, परंतु इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति का आधार नैतिकता होनी चाहिए। हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर सरकार को, चाहे वह किसी भी दल द्वारा निर्मित सरकार क्यों न हो, अपने कार्य करने होते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि नैतिक आदर्शों ने बहुत बार राज्य की नीति को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। 3. संविधान की व्याख्या के लिए सहायक हेल्पफुल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करते समय सदैव नीति निर्देशक सिद्धांतों को दृष्टि में रखा। न्यायपालिका ने सदैव इन सिद्धांतों को संविधान निर्माताओं की इच्छा तथा संपूर्ण राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक माना है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य नामक केस में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री केनिया ने स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को स्वीकार किया। उनके शब्दों में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग है, इस कारण वह समस्त राष्ट्र के विवेक के प्रतीक है, न कि बहुमत दल की इच्छा के प्रतीक, जिन्हें संविधान सभा द्वारा प्रकट किया गया, जिसको समस्त देश के लिए सर्वोच्च तथा स्थायी कानून बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 4. राज्य के कार्यों को जांचने की कसौटी अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द वर्क ऑफ स्टेट। राज्य के कार्यों को जांचने के लिए निर्देशक सिद्धांत लोगों के हाथ में एक मापदंड है। लोग सरकार के कार्यों की परख इस आधार पर करते हैं कि कहां तक सरकार ने निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया है। अगर लोग यह समझे कि एक दल की सरकार ने इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए ठोस तथा सही कदम नहीं उठाए तो उस दल की सरकार के स्थान पर चुनाव में किसी अन्य दल की स्थापना कर लेते हैं। 5. निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन बिहाइंड द प्रिंसिपल्स। इसमें संदेह नहीं कि निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कानून की शक्ति नहीं है, परंतु इनके पीछे कानून की शक्ति से बढ़कर एक अन्य शक्ति, जनमत की शक्ति है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जनमत की शक्ति से अधिक और कोई शक्ति नहीं होती। चूंकि ये सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करते हैं, इसलिए जनता सरकार से यह आशा करती है कि वह इन्हें लागू करे। यदि कोई सरकार जनता की इच्छाओं की अवहेलना करती है, तो वह जनता का विश्वास खो बैठेगी और उसे अधिकार समय तक अपने पद पर बने रहना असंभव हो जाएगा। प्रोफेसर एम.वी. पायली के अनुसार, ये निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं। 6. चरम सीमाओं से सुरक्षा एन इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सट्रीम्स। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थे कि प्रजातांत्रिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के परिणाम स्वरूप विभिन्न समयों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं। कभी दक्षिणपंथी दल शासन सत्ता पर अधिकार कर सकता है और कभी कोई वामपंथी दल। निर्देशक सिद्धांत दोनों प्रकार की सरकारों को मर्यादित रखेंगे तथा उन्हें किसी प्रकार का एक तरफ झुकाव रखने से रोकेंगे। 7. कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड कैन नॉट एक्सप्लॉइट प्रोविजन। कुछ संविधान नेताओं ने यह भय प्रकट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह निर्देशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना कम है क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में नामात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकार करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में धारा 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है, जिनका प्रयोग करके नागरिक अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकते हैं, जबकि संविधान को चौथे भाग में धारा 35 से 51 में निर्देशक सिद्धांतों की घोषणा की गई है, जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों का आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास करना तथा भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोनों के ही उद्देश्य समान प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है जो कि निम्नलिखित है। 1. मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। निर्देशक सिद्धांत राज्य को दिए गए निश्चित आदेश है जो कि हमें यह बतलाते हैं कि राज्य ने क्या करना है। जैसे निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य में पंचायत प्रणाली का गठन किया जाए,
बेकारी को दूर करने की योजनाएं बनाई जाए, गो हत्या को रोक जाए आदि। इसके विपरीत मौलिक अधिकारों द्वारा राज्य को अधिकतर नकारात्मक आदेश दिए गए हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य शांति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, राज्य धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ग्लैडहिल के शब्दों में, मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं। इनके द्वारा राज्य को कुछ निश्चित कार्य न करने को कहा गया है। निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए सकारात्मक निर्देश है जो कि बतलाते हैं कि सरकार ने क्या करना है। 2. मौलिक अधिकार न्याय संगत है, निर्देशक सिद्धांत नहीं। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है। इन्हें न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित करवाया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसके विपरीत निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है। संविधान की धारा 37 में यह स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्देशक सिद्धांत केवल मात्र निर्देश है, कानूनी आदेश नहीं है। 3. मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनैतिक स्वतंत्रता है तो निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता। जहां मौलिक अधिकारों द्वारा राजनैतिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, वहीं निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। सफल लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि राजनैतिक लोकतंत्र आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित हो। भारत में इस तत्व को अपनाने के लिए संविधान के 2 भागों में क्रमशः राजनैतिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 4. मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं परंतु निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त करना अभी बाकी है। मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त हो चुके हैं जबकि निर्देशक सिद्धांत अभी तक लोगों को प्राप्त नहीं हुए। सरकार इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयोग कर रही है। 5. मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से है, निर्देशक सिद्धांतों का राज्य से है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना तथा उसके जीवन को सुखी व समृद्ध बनाना है। वे ऐसी परिस्थितियों की स्थापना करते हैं जिसमें व्यक्ति अपने में निहित गुणों का उचित रूप से विकास कर सके। इसके विपरीत, निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में धारा 38 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय मिल सके। 6. मौलिक अधिकारों को धारा 20 तथा 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकालीन स्थिति के प्रवर्तन काल में स्थगित किया जा सकता है, जबकि निर्देशक सिद्धांत जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक पूर्व अवस्था में ही बने रहते हैं। 7. मौलिक अधिकार सार्वभौम एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध है जबकि निर्देशक सिद्धांतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों संबंधी उपबंधों की बहुत आलोचना हुई थी। संविधान के स्वीकृत होने बाद भी अनेक विद्वानों ने कई आधारों पर इन उपबंधों की आलोचना की। निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना के मुख्य आधार निम्नलिखित है। 1. वैधानिक शक्ति का अभाव, लैक ऑफ लीगल सैंक्शंस। संविधान द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को एक ओर तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किंतु साथ ही वे वैधानिक शक्ति प्राप्त अथवा न्याय योग्य नहीं है। न्यायालय उपयुक्त सिद्धांत को क्रियान्वित नहीं करा सकते। अतः आलोचकों की राय में ये निर्देशक सिद्धांत शुभ इच्छाएं, पायस विशेष या नैतिक उपदेश मॉरल प्रिंसिपल्स के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। 2. अस्पष्ट तथा अनिवार्य रूप से संग्रहित, वेग एंड लॉजिकली अरेंज्ड। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि वे किसी निश्चित या संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं है। वे अस्पष्ट है, उनमें क्रमबद्धता का अभाव है और इनमें एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, इन सिद्धांतों में पुराने स्मारकों की रक्षा जैसे महत्वहीन प्रश्न अपेक्षाकृत अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला दिए गए हैं। 3. अव्यावहारिक, अनप्रिंक्टिकेबल। भाग 4 में वर्णित कुछ निर्देशक सिद्धांत अव्यावहारिक है। उदाहरण के लिए, राज्य को नशाबंदी के निर्देश दिए गए हैं। सरकार कानून द्वारा नशाबंदी लागू करने में असमर्थ है। इसका प्रमाण पिछले वर्षों का इतिहास है। भारत के जिन राज्यों में भी पहले नशाबंदी लागू थी उनको अपनी नीति बदलनी पड़ी है। तमिलनाडु ने अब शराब के प्रयोग को फिर कानूनी रूप दे दिया है। हरियाणा में 1966 में स्थापित बंसीलाल जी की सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, परंतु इसके असफल होने पर अप्रैल 1998 से इसे समाप्त कर दिया गया। 4. एक प्रभुसत्ता राज्य में अस्वाभाविक,
Unnatural in a sovereign state. एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों की व्यवस्था करना अस्वाभाविक भी लगता है। एक उच्च सत्ता अधीन सत्ता को आदेश दे सकती है, जैसा कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को दिए गए थे। परंतु यह बड़ा अस्वाभाविक लगता है कि एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र अपने आप को कुछ आदेश दे। विधिवेताओं की दृष्टि में एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के लिए इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। 5. निर्देशक सिद्धांत कोरे आश्वासन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर mere promises. संविधान में यह नहीं स्पष्ट किया गया कि राज्य कहां तक इन सिद्धांतों में वर्णन किए गए आदेशों को व्यवहार में लाएगा, और अगर सरकार इन सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं लागू करेगी तो जनता न्यायिक संरक्षण के अभाव में क्या करेगी। यह कहना कि निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनता की मान्यता है, केवल सैद्धांतिक रूप में ही ठीक है। सरकार प्रत्येक समय जनता को यह कहकर टाल सकती है कि वह प्रयत्न कर रही है। अतः ऐसी स्थिति में निर्देशक सिद्धांत केवल कोरे आश्वासन ही रह जाते हैं। 6. संवैधानिक बंध। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति जो अपने पद को ग्रहण करते हुए संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, किसी बिल को इस आधार पर स्वीकृति देने से इनकार कर दे कि वह बिल निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा। इस संबंध में के. संथानम ने संविधान सभा में कहा था कि इन निर्देशक सिद्धांतों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। 7. मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों में बंद की संभावना। पॉसिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों में द्वंद्व की संभावना बनी रहती है। इसका मूल कारण यह है कि एक और निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में आधारभूत माना गया है तथा दूसरी ओर उन्हें न्यायालयों के संरक्षण से परे रखा गया है। नौकरशाही को निर्देशक सिद्धांतों को भी लागू करना पड़ता है और मौलिक अधिकारों की भी रक्षा उन्हें करनी होती है। संक्षेप में, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में समावेश करना कई कारणों से अनुचित है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.